टॉपिक है थर्मोमीट्री। इसमें देखो साइंटिस्ट लोगों ने ये पूछा कि मान लो कि हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर हम कैसे बताएं कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो उसको बताने में, एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि टेम्परेचर पता नहीं लग रहा था, कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम क्या कर सके, टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया, सेल्सियस नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया, उसने एक स्केल दे दिया, टेम्परेचर को इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं कि जब बर्फ़ जमेगी तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलें, और जब वो बॉयल यानी कि वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलें। तो उसने एक स्केल दे दिया, उसने उस स्केल का नाम दिया डिग्री सेल्सियस स्केल। इसमें CEL आता है या CEL? CEL एल समझ ही गए, समझ ही गए। CEL नहीं आता इसके बाद। डिग्री सेल्सियस स्केल। उसने ये 3 पॉइंट्स दिए। उसने कहा कि अगर जब बर्फ जमी होगी वो किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे बर्फ जो है वो जमे, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो बर्फ जम गई तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आइस पॉइंट बोला उसने कि अगर जिस भी टेम्परेचर पे पानी की क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट यानी कि जब भी आइस बन जाएगी पानी की तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। और जब वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा, कि हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो बॉयल नहीं होना शुरू हो जाता है, यानी कि भाप बनना शुरू हो जाती है। तो उस केस में जब पानी अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, यानी कि बॉयल करने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, तो उस टाइम पे उस पानी का जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसने बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितने डिवीजन हो गए, उसने एक स्केल दे दिया, यानी कि एक स्केल बना लिया। उसमें क्या, मान लो कि ऐसा कि कोई ऐसा मटेरियल, मान लो मरकरी है जो कि ज़्यादा फैलता हो, तो उस केस में उसने एक स्केल बना लिया। मान लो उसमें क्या डाल ली, मरकरी डाल ली। तो जहाँ पे मान लो कि बर्फ जमी तो उस मरकरी को देख लिया कि उस पर पॉइंट बना दिए, 1 2 3 4 5 100 पॉइंट्स बना लिए उसने। तो यानी कि ये देख लिया कि जब मान लो कि बर्फ है उसके ऊपर उसमें थर्मोमीटर को डाल के देखा, थर्मोमीटर को, तो उस केस में कि वो कहाँ तक मरकरी जो है वो फैलती है, या फिर मरकरी के अलावा कोई ऐसा मटेरियल ले लो ज़्यादा फैलता हो, यानी कि डेंसिटी जिसकी ज़्यादा हो, तो उस केस में उसका यानी कि उसने देखा कि ये बिल्कुल ही फैल नहीं रही, यानी कि 0 पे है। तो उसके क्या बोल दिया उसने, आइस पॉइंट, यानी कि उसका 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया कि जब भी बर्फ जमेगी तो हम उस टेम्परेचर को एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें क्या लगेगी कि इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस आगे उसने, सेल्सियस ने अपना दिया, सेल्सियस नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपना नाम करने के लिए आगे क्या लगा दिया, डिग्री सेल्सियस, अपने नाम से ही स्केल दे दिया एक। और जब उसने कहा कि मान लो कि पानी जब बॉयल करना शुरू हो गया तो जब उसने थर्मोमीटर को डाल के देखोगे तो मरकरी क्या हो जाती है, 100 डिग्री, 100 पॉइंट तक। तो यानी कि उस टेम्परेचर को क्या बोल दिया, 100 डिग्री सेल्सियस की। अब कभी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जब वाटर बॉयल करेगा तो उसके टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जब वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसका टेम्परेचर लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसने डिवीजन किसने दे दिए, डिवीजन दे दिए उस केस में 100 डिवीजन। कितने डिवीजन आ गए उसके स्केल पे, 100 डिवीजन, यानी कि 0 और 100 कितने डिवीजन आ गए उस केस में, 100 डिवीजन आ गए। जैसे स्केल आप पढ़ते हो तो उस केस में 15 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन होते हैं, 10 होते हैं। तो सेम इसने क्या दे दिया, एक स्केल दे दिया जिसमें डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन जो लाइनें बनी होती है वो कितनी थी, 100 थी, जिससे पता लग जाएगा कि मान लो टेम्परेचर 55 है तो वो लाइनें कितनी होंगी, वो मरकरी फैल जाएगी 55 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं टेम्परेचर की। तो उसके बाद जो प्रोसेस वगैरह जो हुए, इससे भी काम नहीं चल रहा था कि सेल्सियस में कुछ एक दिक्कत इसमें भी आ रही थी कि कैलकुलेशन, जब जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस जो कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, उस केस में जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है कि वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर लेते थे वो 0 डिग्री सेल्सियस उसमें ऐड करना पड़ रहा था कुछ, यानी कि वो केल्विन के केस में जब टेम्परेचर क्या है, केल्विन लोगे तो ही वो लो प्रोसेस होता है, तभी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, तभी वो लोग किसके, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किसके होगा, टेम्परेचर के। तो यानी कि सेम फिर उस केस में दिक्कत आ रही थी, ऐड करना पड़ रहा था कुछ एक्सपेरिमेंट, वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T नहीं रह रहा था जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को बढ़ा घटा रहे थे। टेम्परेचर किस में ले रहे थे, सेल्सियस में। तो उन्होंने एक साइंटिस्ट आया, केल्विन नाम का साइंटिस्ट आया, तो उसने क्या दे दिया, डिग्री केल्विन स्केल। उसने क्या दे दिया, केल्विन स्केल दे दिया, एक डिग्री केल्विन स्केल।
उसने बोला कि जब भी आइस होगी, यानी कि जब पानी बर्फ की पानी बन जाएगा, तो उस केस में जब उस टेम्परेचर को लेंगे तो वो टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन। कितना टेम्परेचर लोगे उसको, क्या बोलोगे 273 केल्विन टेम्परेचर बोलोगे, ठीक है। और उस केस में और बॉइलिंग पॉइंट अगर होगा तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं 373। उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे 373 केल्विन। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने ये देखा कि जब हम प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं, टेम्परेचर भी उसके साथ बढ़ रहा है, तो उस केस में यानी कि प्रेशर क्या रख रहा है कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो उस केस में वो तभी था कि जब हम जीरो में 273 क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तभी वो पॉसिबल हो रहा था। उन्होंने करके देखा कि 0 डिग्री तो तभी आ नहीं रहा, मान लो उन्होंने टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, तो उस केस में 273 जब ऐड किया तो उस केस में क्या आ रहा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो उसने दे दिया कि उसने फिर कैल्विन ने कि ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, कुछ एक प्रोसेस ईजिली हो जाए, तो उसने एक अपने नाम से स्केल दे दिया, डिग्री कैल्विन स्केल। तो वो कितना दे दिया उसने, जब आइस पॉइंट होगा तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे 273 केल्विन, और जब बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उसको क्या बोलोगे 373 केल्विन। और डिवीजन कितने हो जाएंगे इसमें भी 100 डिवीजन। डिवीजन कितने होंगे इस केस में 100 डिवीजन होंगे, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आया, डिग्री फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट, यानी कि फ़ारेनहाइट नाम का साइंटिस्ट आया। उसने इससे भी मान लो कि कुछ एक चीज़ें फ़ारेनहाइट वगैरह में कैलकुलेट हो रही थी, तो उसने क्या दे दिया, एक अपना स्केल दे दिया फ़ारेनहाइट, उसने दिया डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। उसने कहा कि जब आइस, यानी कि उसने कहा कि जब आइस पॉइंट होगा, बर्फ जमेगी, उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि बर्फ जब जमेगी तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब वो क्या होगी बॉइलिंग पॉइंट पे होगी तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिवीजन कितने हो जाएंगे इसमें 180 डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे 180 डिवीजन। इसमें क्वेश्चन जो हैं किस तरीके से देता है, ये 3 स्केल मेन है, यानी कि टेम्परेचर जो हम मेजरमेंट करते हैं सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, इन 3 में मेजरमेंट करते हैं। बट क्वेश्चन जो देता है कोई जनरल स्केल दे देगा, कोई भी जनरल स्केल दे दिया कि उसने ये बोल दिया कि ये स्केल है, न्यू स्केल है, इसमें इतने डिवीजन है, इसका आइस पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, अब इसको किसी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, किसको में कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में। या फिर इसमें दे देगा, इसमें तो डायरेक्ट दे दिया कि मान लो कि दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या फिर किस में कन्वर्ट करो केल्विन में। या फिर जनरल कोई खुद से स्केल दे देता है और ये बोलता है कि जनरल स्केल है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है, कोई जनरल स्केल है XYZ, उसका नाम रख दिया मान लो, तो उस केस में उस स्केल में मान लो कि उसने बोल दिया कि कोई जनरल स्केल है, कोई और साइंटिस्ट मान लो कि उन्होंने खुद अपने नाम से ही दे दिया कोई भी, तो उस केस में जनरल स्केल है XYZ, तो उन्होंने बोल दिया कि जो आइस पॉइंट होगा हम तो उसको S डिग्री XYZ, यानी कि जो भी नाम होगा वो रख दिया। इतना क्या होगा उसका 100 डिग्री XYZ, इतना क्या होगा उसका आइस पॉइंट। इसमें इतने अगर बर्फ जमेगी तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे 100 बोलेंगे, और जब मान लो कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो उसको क्या बोल देंगे 400। तो डिवीजन कितने आ जाएंगे उसके इसमें 300। तो इस तरीके से दे देगा कि मान लो उसने दे दिया कि 50 XYZ है, इसको कन्वर्ट करो किसमें डिग्री सेल्सियस में, इसमें कन्वर्ट करो इसको डिग्री सेल्सियस में, तो कितना टेम्परेचर हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। तो उस केस में पहले ये तीनों बातें तो पता होनी चाहिए कि आइस पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पे है और कितने डिवीजन है उसमें। तो यानी कि जब डिग्री सेल्सियस के बाद तो आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, और डिवीजन कितने हो जाएंगे 100, यानी कि दोनों का डिफरेंस। कैल्विन में 273 कैल्विन क्या होगा आइस पॉइंट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट 373, और डिवीजन कितने हो जाएंगे इसमें भी 100। और 32 फ़ारेनहाइट में कर दोगे तो आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिवीजन कितने होंगे इसमें 180। जनरली कोई भी दे सकता है आपको स्केल, जरूरी नहीं है ये तीनों ही दे, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इन तीनों में एक फॉर्मूला है इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला, कि एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें। तो वो इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला लिख लो, मेन वही है इसमें कि पहले तो लिखो C-0, यानी कि C सेल्सियस जो उसका आइस पॉइंट है, डिवाइड बाय में कितने डिवीजन इसमें 100 नंबर ऑफ डिवीजन, प्लस K माइनस इसका आइस पॉइंट 273, डिवीजन कितने इसमें भी 100, ठीक है, प्लस F माइनस 32
डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो जाएंगे 180। अब जितने भी होंगे आगे वो लिख सकते हो। मान लो कोई जनरल स्केल दिया है तो उस केस में मान लो उसमें प्लस में वो लिख दोगे x, मान लो x जनरल स्केल, उसके जो भी एक्सपोनेंट दे दिया मान लो 100 डिवीजन हो जाएंगे, मान लो उसमें 300। तो इस तरीके से कोई एक दे देगा दूसरा पूछ लेगा। तो ये क्या है, इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला है, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। इंटर कन्वर्जन क्या कह रहे हो, सॉरी इक्वल टू, ये इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होगा, इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला होगा, इक्वल टू होगा इसमें। क्या हो गया, एक क्वेश्चन है वो करके दिखा दो। मान लो आपको 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इसको केल्विन में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो। क्या दे दिया आपको, 40 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट कर दो इसको। भैया यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस है तो C की जगह क्या रख दोगे 40 माइनस 0 डिवाइड बाय में 100 इक्वल टू क्या कर दोगे K माइनस 273 डिवाइड बाय में 100, यानी कि कैंसिल। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 40 प्लस में 273, ये तो क्या आ जाएगा आपके पास केल्विन में। ठीक है, 40 प्लस में क्या कर दोगे 273, यानी कि इन दोनों को क्या कर दिया आपने, इक्वेट कर दिया। C की जगह क्या पुट कर दिया आपने 40। अब इसी केस में आपको ये तो पता ही लग गया, चाहे इस केस में यहाँ पे 300 दायरा माइनस 273 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू ये कर दो, चाहे इन दोनों को इक्वेट कर दो, चाहे इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे C यानी कि 40 माइनस 0 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय में 180। तो 40 डिवाइड बाय में 100 इंटू में 180 इक्वल टू F माइनस 32, 72 इक्वल टू F माइनस 32। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 72 प्लस में 32, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरीके से पूछते हैं। मैं कहता हूँ कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर होते हैं, -40 डिग्री। ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक ऐसा टेम्परेचर बताओ कि जिस पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों क्या कर दो आप इक्वेट कर दो कि क्या था C माइनस 0 डिवाइड बाय में 100 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाय में क्या है 100। तो दोनों की जगह दोनों इक्वल मान रखे हैं, तो इसकी जगह क्या रख दो x पुट कर दो। x माइनस 0 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू x माइनस 273 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ से आपके पास x इक्वल टू x माइनस 273, तो 2x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास 273। ये तो 270 फ़ारेनहाइट का होता है, सॉरी। वो 40 डिग्री वो फ़ारेनहाइट की किस में है, यानी कि C माइनस 0 डिवाइड बाय में क्या कर दोगे 100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय में 180। तो x माइनस 0 डिवाइड बाय में 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 32 डिवाइड बाय में 180। 18x इक्वल टू 10x माइनस 320, तो 320 इक्वल टू 18x माइनस 10x इक्वल टू 3 माइनस 320। यहाँ से आ जाएगा 8x इक्वल टू माइनस 320, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 320 डिवाइड बाय में 8, यानी कि -40 डिग्री।
इस टेम्परेचर पे जो डिग्री सेल्सियस हो चाहे क्या हो फ़ारेनहाइट, दोनों क्या होते हैं बराबर। -40 क्वेश्चन आ चुका है इसमें, ठीक है। वो आंसर कितना है -40, ठीक है। एक नेक्स्ट सुनो इसमें, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जब हमने क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, 3 टाइप्स के होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और जो फोर्थ कौन सा था, शियर मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जब मान लो कि रोड्स को आप खींच रहे हो तो लेंथ में जो चेंज आ रहा है, लीनियर चेंज जो आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। जो एक कांस्टेंट लेते हैं वो क्या होता है यंग्स मॉडुलस। जब लेंथ में चेंज आ रहा है, जो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस बाय में क्या था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको क्या बोल रहे थे हम यंग्स मॉडुलस। यानी कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो कितना खींच रहा है, जिसका ज़्यादा गामा की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, यंग्स मॉडुलस जिसका ज़्यादा हो उसको खींचना उतना ही क्या होगा मुश्किल होगा। तो यानी कि सेम एक होता है बल्क मॉडुलस, वो क्या था स्ट्रेस बाय में, स्ट्रेस बाय में वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय में क्या था वॉल्यूम स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि लीनियरली चेंज आना, ऑब्जेक्ट की शेप लीनियरली चेंज कर देना फोर्स लगा के, तो उसको क्या बोल रहे थे हम यंग्स मॉडुलस। अगर मान लो कि आपने एक वॉल्यूम है यानी कि एक स्फीयर है, आपने उसको बाहर से प्रेशर लगा के उसकी वॉल्यूम क्या कर दी आपने चेंज कर दी, कम कर दी मान लो, तो उसको क्या बोलते हैं बल्क मॉडुलस। जब जो क्वांटिटी यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं बल्क मॉडुलस। अगर कोई कहे कि इसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इसका यंग्स मॉडुलस बताओ, तो बताया नहीं जा सकता। वो होता ही है कि अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट की उसकी शेप चेंज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, ठीक है। एक होता है बल्क मॉडुलस की अगर उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, आपने बाहर से फोर्स लगा प्रेशर लगा के उसके वॉल्यूम में चेंज लाना, उसको क्या बोलते हैं बल्क मॉडुलस। वो क्या होता है स्ट्रेस बाय में वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस बाय में क्या हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। एक होता है शियर मॉडुलस, किसी की शेप चेंज कर देना कि कितना फोर्स लगाएं कि उसकी शेप कितनी चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं शियर मॉडुलस। ये जो बल्क मॉडुलस है ये सॉलिड के केस में तो फिक्स है कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया, बट एयर के केस में बल्क मॉडुलस क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। यानी कि बल्क मॉडुलस जो होगा वो एयर के केस में क्या होता है चेंज। तो बल्क मॉडुलस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में बल्क मॉडुलस इन केस ऑफ एयर ये अलग अलग होगा। सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि बल्क मॉडुलस जो स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर वो जो है वो क्या है एक आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि बल्क मॉडुलस एयर के केस में डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा पी यानी कि डीपी बाय में, मैंने ये फॉर्मूला याद देना कि डीपी बाय में डेल्टा वी बाय वी या डीवी बाय वी। डीपी बाय में डीवी बाय में क्या लिख सकते हो वी, और इसके आगे माइनस साइन आता है। कभी भी ये माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बल्क मॉडुलस नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता बल्क मॉडुलस। क्योंकि इस केस में मान लो कि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा कम, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होता है कम। तो इस केस में वॉल्यूम बढ़ा, इसका चेंज तो क्या आएगा पॉजिटिव में, और ये क्या आ जाएगा आपके पास नेगेटिव में। तो यानी कि इसे एक नेगेटिव यहाँ से जनरेट हो जाएगा और एक है ही तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो बल्क मॉडुलस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। इसमें ज्यादातर याद इस तरीके से रहता है वी डीपी बाय में डीवी, और आगे क्या लगता है माइनस साइन। बल्क मॉडुलस जो है इसका फॉर्मूला होगा माइनस वी डीपी बाय डीवी, ये याद रखना आपको एक माइनस वी डीपी बाय में डीवी। वी क्या है इसका वॉल्यूम, डीवी क्या है चेंज इन वॉल्यूम, डीपी क्या है चेंज इन प्रेशर। कि मान लो कि आप एक बलून है उसमें एयर है, आप मान लो कि उसको समुद्र में नीचे लेके जा रहे हो, तो उसका बाहर से क्या प्रेशर बढ़ रहा है। जितना आप नीचे जाओगे, पहले तो बाहर था तो बाहर से प्रेशर कितना लग रहा था पी नॉट का एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो जितना नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या हो रहा है बाहर से बढ़ जाता है, तो उसका वॉल्यूम हल्का सा क्या हो जाता है कम हो जाता है, जो ऑब्जर्वेबल नहीं होता कम होता है। तो उस केस में कि मान लो कि 1 मीटर चेंज इन वॉल्यूम कितना करना है 1 करना है, तो उस केस में जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। जो बल्क मॉडुलस की यूनिट होगी वो प्रेशर की यूनिट के बराबर होती है, और यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होगी वो प्रेशर के बराबर ही होती है, क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वही है। ये मत सोचना कि स्ट्रेस बाय में वॉल्यूम स्ट्रेन अलग है, ये वही है, क्योंकि स्ट्रेस को ही प्रेशर बोलते हैं। फोर्स बाय एरिया क्या हो जाएगा प्रेशर ही होता है।
तो यानी कि dp बाय में dv बाय v आ जाएगा माइनस v dp बाय क्या आ जाएगा dp बल्क मॉडुलस। यानी कि मान लो इसकी वैल्यू क्या करनी है आपको, 1 वॉल्यूम में चेंज कितना लाना है 1 मीटर क्यूब, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तब जो प्रेशर लगाना पड़ेगा उस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं बल्क मॉडुलस। नहीं ये तो जनरल फॉर्मूला है, v इक्वल टू क्या बल्क मॉडुलस होगा माइनस v dp बाय dv, जनरल फॉर्मूला है ये तो क्या होगा जनरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले कि इस केस में बट ये फिक्स होता है किसके लिए, सॉलिड्स के लिए, फिक्स क्या होगा सॉलिड्स के लिए। अब जो एयर की साउंड की जो स्पीड है इन केस ऑफ एयर बल्क मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा, वो डिपेंड करेगी कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस B इन केस ऑफ एयर, एयर के केस में आइसोबारिक प्रोसेस अगर हो, ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, बल्क मॉडुलस किस पे डिपेंड करेगा प्रोसेस पे। यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस अगर है तो उस केस में जो B की वैल्यू होती है वो P के बराबर, सॉरी चेंज इन प्रेशर क्या होता है उस केस में, चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि v dp बाय dv है, चेंज इन प्रेशर 0 होगा तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो इस केस में आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उस केस में चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है 0, यानी कि dv बाई v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो dp बाय में 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो b की वैल्यू इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है इनफाइनाइट होती है, क्या हो जाएगी उस केस में इनफाइनाइट। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके लिए b की वैल्यू p के बराबर होती है। न्यूटन ने ये बताया था कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो क्या है एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। बट बाद में एक लाप्लास नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने न्यूटन को गलत प्रूफ कर दिया था। उसने कहा क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ एयर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी बाय रो, क्या होता है अंडर रूट बी बाय रो इन केस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ एयर, बी बाय में रो होता है। बी यहाँ पे बल्क मॉडुलस होगा एयर में, अगर एयर की बात करें तो क्या होगा बल्क मॉडुलस, और डेंसिटी हो जाएगी जिसकी बात करें यानी कि एयर की डेंसिटी हो जाएगी, किसकी डेंसिटी हो जाएगी एयर की डेंसिटी। अगर मान लो कि वाटर में स्पीड ऑफ साउंड निकाली इन केस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस वाटर का पुट कर दोगे डिवाइड बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो उस केस में यहाँ पे न्यूटन ने क्या बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड का होना, स्पीड ऑफ साउंड जो है इन केस वो क्या है एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। बट उस केस में जब इसको सोल्व करके देखते हो बी की जगह क्या पुट कर दोगे यहाँ पे पी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी बाय रो। इसको सोल्व करते तो 228 कुछ समथिंग आ रही थी, बट एक्चुअल में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी है 332 मीटर पर सेकेंड। तो एक लाप्लास नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने इसको क्या प्रूफ कर दिया था, गलत प्रूफ कर दिया था न्यूटन को। बोला कि न्यूटन ने जो बताया कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या है एक गलत है, ये ऐसा नहीं होता। उसने बताया कि वो क्या है एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्या है वो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो स्पीड ऑफ साउंड है वो होती है बी की वैल्यू होती है गामा पी के इक्वल, किसके इक्वल होती है गामा पी। और जब इसको सोल्व करोगे बी की वैल्यू अंडर रूट गामा पी बाय में रो, ये आती है 332 मीटर पर सेकेंड, कितनी आती है। तो यानी कि बाद में इसमें इसी लॉ को नाम दे दिया करेक्शन, यानी कि उसने करेक्ट करा, अभी भी लाप्लास का नाम नहीं है, करेक्ट करा उसने, करेक्ट इक्वेशन बाय लाप्लास, यानी कि न्यूटन्स ने जो दी उसी को क्या करा करेक्ट करा। ये नहीं है कि उसका नया लॉ बन गया, नाम तो इसने बस करेक्शन की है, जो न्यूटन ने बताया उसमें हल्की सी उसने क्या कर दी करेक्शन कर दी। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आता है 332 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक प्रकार से मान लो आप यहाँ से बोल रहे हो तो एयर के मॉलिक्यूल है, अगर बीच में मान लो, ऐसा प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल है एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि इस केस में नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन, ये इतना फास्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। मान लो मैं यहाँ से बोल रही हूँ आप सुन रहे हो तो क्या हो रहा है बीच में हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, जो मैंने साउंड बोला तो उस केस में साउंड और इसके एयर के पार्टिकल के बीच हीट इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि इतना फास्ट प्रोसेस है। यानी कि इतनी डिस्टेंस एक इतनी में 332 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है।
तो उस केस में अगर मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा हो तो दूर भी बंदा खड़ा होगा तो उसको भी साउंड सुनाई दे जाएगी, इसलिए इनफाइनाइट स्पीड होती है इस केस में। दूर भी खड़ा होगा तो उसको सुनाई दे जाएगी, इतनी जल्दी स्पीड उसकी हो जाएगी। तो वो डिस्टर्बेंस हो जाती है कि भी दूर खड़ा बंदा जो उसको सुनाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उस केस में डिस्टर्बेंस होती है, इंटेंसिटी कम होती जाती है। अगर यहाँ से बोलोगे तो दूर जाने पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, उस केस में कम हो जाती है। तो यानी कि साउंड के केस में अगर स्पीड ऑफ साउंड देखोगे तो वो क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो बी की वैल्यू क्या पुट करते हैं, गामा पी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ एयर क्या हो जाएगा, बी बाय रो। एक फॉर्मूला ये याद रखना है आपको और एक ये रखना है, माइनस वी डी पी बाई डी बी। ठीक है, ये दोनों कहाँ से आए, बी की वैल्यू कहाँ से आई, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। पी वी इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वहां से आती है दोनों। अगर मान लो आइसोथर्मल की बात करें तो पी वी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर दो क्या आ जाएगी, वी डी पी प्लस वी डी वी वी डी पी डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से वी डी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो जीरो इक्वल टू माइनस पी डी वी, ये आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से डी पी बाई डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से dp बाय dv की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी माइनस p बाय v, ये आ जाएगी आपके पास। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो b की वैल्यू माइनस v, dp बाय dv की वैल्यू क्या पुट करोगे, p बाय v, ये माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, p के इक्वल आ जाती है। और सेम एडियाबैटिक के निकालना है तो pv की पावर क्या है, गामा, पीवी की पावर क्या है, गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वहां से आ जाएगी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा पी के इक्वल। तो ये बात याद रखिए, मेन ये फॉर्मूला है कि बल्क मॉडुलस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस वी डी पी बाई डी वी। और बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए फिक्स होता है, बट एयर के केस में ये डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आइसोबारिक के लिए बी की वैल्यू जीरो, आइसोकोरिक के लिए इनफाइनाइट, आइसोथर्मल के लिए पी के बराबर होती है, एडियाबैटिक के लिए गामा पी के बराबर होती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी बाय रो। बी बल्क मॉडुलस होगा, रो डेंसिटी हो जाएगी। एयर की डेंसिटी पुट करोगे, वाटर में बात हो रही है तो वाटर का बल्क मॉडुलस और वाटर की डेंसिटी पुट करोगे, वहां से आ जाएगी कितनी स्पीड होगी साउंड की इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बल्क मॉडुलस बताओ, तो उस केस में पूछ ले कि बल्क मॉडुलस बताओ, चार ऑप्शन दे दिया, आइसोथर्मल दे दिया, उसमें आइसोबारिक कोई जनरल लिख दिया, आइडियाबैटिक, तो उस केस में कौन सा सही है। तो आइसोबारिक है तो उसके लिए पी क्या होना चाहिए, जीरो, आइसोथर्मल है तो उसके लिए पी, आइडियाबैटिक है तो गामा पी के इक्वल, और आइसोकोरिक है तो उसके लिए इनफाइनाइट। कई बार इस केस में ये देता है कि डीवी की वैल्यू दे दी, वी की वैल्यू दे दी, बल्क मॉडुलस की वैल्यू दे दी, डीपी बताओ क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। एक होती है कंप्रेसिबिलिटी, वो रेसिप्रोकल होती है किसका, बल्क मॉडुलस का। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि के जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बी के। के किसके इक्वल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। के क्या है यहाँ पे, कंप्रेसिबिलिटी। तो ये भी याद रख लो, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बल्क मॉडुलस के। तो यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पुट करोगे तो जीरो। तो यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इनफाइनाइट के इक्वल, आइसोकोरिक के लिए जीरो हो जाएगी, आइसोथर्मल के लिए 1/p हो जाएगी, और आइडियाबैटिक के लिए 1/गामा-p हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है, कई बार बल्क मॉडुलस देता है और उस केस में कंप्रेसिबिलिटी पूछ लेता है, तो आप क्या कर दोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। और कई बार कंप्रेसिबिलिटी दे देता है और क्या पूछ लेता है आपसे, मान लो कंप्रेसिबिलिटी दे दी उसने और उस केस में v दे दिया या dp बाई dv दे दिया, आपको v पूछ लिया, तो क्या कर दोगे, उसको पुट कर दो, क्योंकि बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसमें यहाँ से 1/k ही होता है बल्क मॉडुलस। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे देता है। कोई डाउट इसमें, श्योर। यानी कि दो ये मेन फॉर्मूले हैं, बी इक्वल टू होता है माइनस वी डी पी बाई डी वी, और एक आपको ध्यान रखना है कंप्रेसिबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके, बल्क मॉडुलस के। ओके, यहाँ तक कोई किसी को कुछ पूछना हो इसमें। इसकी यूनिट अगर बात करोगे तो किसके इक्वल होती है, प्रेशर की यूनिट के इक्वल ही होती है, यंग्स मॉडुलस की भी, बल्क मॉडुलस की भी और शेयर मॉडुलस की, तीनों की ही। ठीक है।